हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलो फटाफट शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक कंप्लीट जीरो से हीरो रिवीजन। देखो, ये चैप्टर नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, गारंटीड। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए चलो इस चैप्टर को एकदम मास्टर कर लेते हैं। तो ये है अपना आज का रोड मैप, एक गेम प्लान। हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी, एक फ्रेमवर्क जिसे एग्जाम में चीजें आसानी से याद आ जाएंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम जाएंगे बिल्कुल हिस्ट्री में कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई। ये पहला स्टेप था फॉर श्योर, लेकिन इसमें जो गलतियां थी ना, वही हैं एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस। तो आओ देखते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई। ओके, इसका आंसर देखने से पहले 1 मिनट रुको। खुद से पूछो, लिनेयस ने जो 2 किंगडम सिस्टम दिया था, याद है ना? प्लांटे और एनिमिलिया, उसमें ऐसी क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी कि वो फेल हो गया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। यही एक्टिव रिकॉल कहते हैं और ये एग्जाम के लिए बेस्ट टेक्निक है। तो आओ इन ड्रॉबैक्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे बड़ी गलती, इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई फर्क ही नहीं समझा। मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और जिनके पास है, सबको एक ही थाली में रख दिया। फिर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी मिक्स कर दिया। जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा सिंगल सेल्ड क्लैमिडोमोनास और एक बड़ा सा आम का पेड़, दोनों को प्लांट्स बोल दिया। व्हाट? और सुनो, फंगी जो अपना खाना नहीं बना सकते, उनको ग्रीन एल्गी के साथ रख दिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सबसे बड़ी भूल, इसने फाइलॉजेनी यानी कौन किसका पूर्वज है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीन में एंट्री हुई आर.एच. विटेकर की। साल था 1969 और उनका 5 किंगडम सिस्टम बस वही है मॉडर्न फ्रेमवर्क जिस पर आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यही इस चैप्टर का हीरो है। सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे कौन से क्राइटेरिया यूज किए? देखो, इस टेबल पर अपना पूरा फोकस लगा दो। ये टेबल इस चैप्टर की जान है, इसका दिल है। अगर ये समझ आ गया तो समझो आधा चैप्टर तो तुम्हारा वैसे ही हो गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले मोनेरा अकेले प्रोकैरियोटिक हैं, सिंपल। बाकी सब यूकैरियोटिक, डन। अब आओ सेल वॉल पे। ये तो क्वेश्चन का हॉटस्पॉट है। फंजाई में क्या है? चिटिन। प्लांटे में क्या है? सेल्यूलोज। और हम यानी एनिमेलिया, हमारे पास सेल वॉल है ही नहीं। यही वो पॉइंट्स हैं जिन पे सीधा सीधा एमसीक्यू उठ के आता है। इस टेबल को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, एकदम अ मेंटल स्नैपशॉट। चलो भाई, अब टाइम है एक एक किंगडम के अंदर डाइव करने का। वी आर स्टार्टिंग विद द माइक्रोस्कोपिक मेजॉरिटी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। हम स्पेशली उनके यूनिक फीचर्स और वो पेट एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार हर साल पूछे जाते हैं। तो किंगडम मोनेरा में कौन है? बेसिकली बैक्टीरिया। ये हर जगह है, कॉस्मोपॉलिटन, इवन ऐसी जगहों पे जहां लाइफ पॉसिबल नहीं लगती, जैसे गर्म पानी के झरने। इनके शेप्स तो याद ही होंगे, गोल गोल कॉक्साई, रॉड शेप्ड बैसिलाई, कॉमा शेप्ड विब्रियो और स्पाइरल स्पिरुला। अच्छा, अब यहाँ एक स्टार मार्क पॉइंट, ध्यान से सुनो। साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल नॉस्टॉक, इनके पास हिट्रोसिस्ट्स होते हैं। ये स्पेशल सेल्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। और एक एक्सेप्शन जिसे भूलने की गलती मत करना, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटू लिविंग सेल्स हैं और इनके पास सेल वॉल है ही नहीं। ये तो क्लासिक नीट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें कौन है? सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये ज्यादातर पानी में मिलते हैं और इनको ना बाकी किंगडम्स के बीच का लिंक माना जाता है। अब इसके सब ग्रुप्स पे लेजर फोकस करना। फर्स्ट, क्रिजोफाइट्स, जिसमें आते हैं डायटम्स। ये ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। इनकी जो सिलिका की वॉल है ना, वो इतनी मजबूत है कि टूटती नहीं और जमजम कर बनाती है डायटमीशियस अर्थ। सेकंड, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गोनियोलैक्स। ये रेड टाइड के लिए फेमस है। थर्ड, यूग्लिनॉइड्स, इनके पास सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह प्रोटीन की लेयर पेलिकल है। और आखिर में प्रोटोजोन्स, हमारे एनिमल्स के प्रिमिटिव रिश्तेदार, अमोबा। और हाँ, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम भी इसी में है। याद रखना, यहाँ हर बोल्ड वर्ड एक पोटेंशियल एमसीक्यू है। ओके, अब बारी है किंगडम फंगाई की। ये ना तो प्लांट्स है ना ही एनिमल्स। ये हैं हेटेरोट्रॉफ्स की एक अपनी ही अलग दुनिया। इनको अच्छे से समझने के लिए इनके स्ट्रक्चर और इनके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव साइकिल को अच्छे से देखना पड़ेगा। रेडी? तो फंजाई की बॉडी कैसे होती है? लंबे पतले धागों जैसी।
इन धागों को कहते हैं हाइफे। और जब ये सारे हाइफे मिलकर एक जाल, एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसे कहते हैं माइसीलियम, राइट? अब कुछ फंजाई में इन हाइफे के बीच में दीवार नहीं होती, सेप्टा नहीं होता, तो वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा बन जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई तैर रहे होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। और हाँ, ये पॉइंट तो अपने डीएनए में बसा लो। फंजाई की सेल वॉल चिटिन से बनती है, सेल्यूलोज से नहीं। ये इतनी बार पूछा गया है ना एग्जाम में कि अब तो नींद में भी याद होना चाहिए। फंगाई का सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स का गेम है। स्टेप 1, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, गैमी मतलब फ्यूजन। सिंपल, 2 सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। स्टेप 2, कैरियोगैमी। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। लेकिन एक ट्विस्ट है, हायर फंजाई जैसे एस्कोमाइसीट्स और बसीडियोमाइसीट्स में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती। बीच में एक वेटिंग पीरियड आता है। इस स्पेशल स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई N+N है बट अभी तक फ्यूज नहीं हुए। फिर आखिर में आती है कैरियोगैमी, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और उसके बाद मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जो N+N स्टेज है ना, डाइकैरियोफेज, ये इनका सिग्नेचर मूव है, याद रखना। चलो, अब आते हैं फंगी की 4 क्लासेस पर। इनको कंपेयर करना ये नीट का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन टाइप है, इसलिए ध्यान से देखना। इनके नाम याद रखने के लिए एक मस्त निमोनिक है, याद कर लो, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों। P फॉर फाइकोमाइसिटीज, A फॉर एस्कोमाइसिटीज, B फॉर बसीडियोमाइसिटीज एंड D फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज। सिंपल है ना, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों। ओके, ये है एक डायरेक्ट कंपैरिजन। इसको ठीक से समझो। फाइकोमाइसीट्स P फॉर प्रिमिटिव, ऐसे याद रखो। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और कोइनोसिटिक है, यानी बीच में दीवार नहीं है। जबकि जो हायर फंजाई हैं, एस्कोमाइसीट्स और बसीडियोमाइसीट्स, उनका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है, दीवारें हैं। क्लियर? अब आओ एसेक्सुअल स्पोर्स पे। फाइकोमाइसीट्स में स्पोर्स एंडोजीनियसली बनते हैं, एंडो मतलब अंदर, एक सैक के अंदर बनेंगे। लेकिन एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनते हैं, एक्सो मतलब बाहर, एक स्ट्रक्चर के बाहर, जैसे एक फूल पे कलियां। ये अंदर वर्सेस बाहर, एंडोजीनियस वर्सेस एक्सोजीनियस, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और यही अंदर बाहर का फंडा सेक्सुअल स्पोर्स पे भी चलता है। ध्यान दो, एस्कोमाइसीट्स, इनको सैक फंगी भी कहते हैं क्योंकि इनके सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, एक सैक जैसी चीज जिसे एस्कस कहते हैं, उसके अंदर बनते हैं। तो क्या हुआ, एंडोजीनसली, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प। अब आओ बसीडियोमाइसीट्स पे, यानी क्लब फंगी। इनके सेक्सुअल स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडियम के ऊपर बनते हैं, बाहर। तो ये क्या हुआ, एक्सोजीनसली, और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। क्लियर है? एस्कोस्पोर्स अंदर, बेसिडियोस्पोर्स बाहर, यही इनका मेन डिफरेंस है। और आखिर में आती है अपनी 4th क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनका निकनेम है इम्परफेक्ट फंगाई। अब इम्परफेक्ट क्यों? क्या इनमें कोई कमी है? हाँ, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। हमें सिर्फ इनका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पता है। इसीलिए ये एक तरह से फंगाई किंगडम का डस्टबिन है, या कह लो एक टेम्परेरी फोल्डर। जब भी इनके किसी मेंबर का सेक्सुअल स्टेज मिल जाता है, उसको उठाकर उसकी असली क्लास यानी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसीट्स में डाल देते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से, जिनका नाम है कोनेजिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स हैं। तो हमने 5 किंगडम्स देख लिए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनको विटोकर की पार्टी में इनविटेशन नहीं मिला, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते हैं। पर हाँ, नीट के एग्जाम में ये जरूर फिट होते हैं। और ये हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। इनकी अजीबोगरीब बायोलॉजी इनको एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक बनाती है। चलो, एक क्विक हिस्ट्री लेसन लेते हैं। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इससे साइंटिस्ट्स और साल याद रहेंगे। सबसे पहले 1892 इवानोव्स्की ने देखा कि टोबैको मोज़ेक डिजीज का रीजन कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है। फिर 1898 में आए बेजरिंग, जिन्होंने इस चीज को नाम दिया वायरस। देन 1935 WM स्टैनली ने कमाल कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं। और फिर काफी सालों बाद 1971 में T.O. डाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया, जो वायरस से भी छोटे हैं। इन नेम्स और ईयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, सो बी केयरफुल। ओके, इस टेबल को तो अपने दिमाग में टैटू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, जो करना है करो, पर ये आना चाहिए। इन तीनों में क्या फर्क है? देखो, वायरस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी अंदर जेनेटिक मटेरियल,
डीएनए या आरएनए और बाहर से प्रोटीन का कोट। सिंपल। अब विरॉइड क्या है? ये वायरस से भी सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए है। प्रोटीन कोट गायब। और प्रियॉन्स, ये तो हद ही हो गई। ये सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। इनके पास न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं। तो इक्वेशन क्या बनी? वायरस इज इक्वल्स टू न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। विरॉइड इज इक्वल्स टू ओनली आरएनए। प्रियॉन इज इक्वल्स टू ओनली प्रोटीन। गॉट इट? और इस लिस्ट में आखिरी है लाइकन। लाइकन क्या है? ये एल्गे और फंगाई की दोस्ती है, एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप। इसमें जो एल्गे वाला पार्टनर है फाइकोबायोन्ट, वो ऑटोट्रोफिक है, तो वो शादी में खाना बनाने का काम करता है। और जो फंगाई वाला पार्टनर है माइकोबायोन्ट, वो शेल्टर, पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। दोनों का फायदा। पर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये है कि लाइकन्स बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। जहां पोल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादा होता है, वहां ये ग्रो ही नहीं करते। सिंपल। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूं। सोचो इस बारे में। वायरस होस्ट के अंदर लिविंग है, रेप्लिकेट करता है। होस्ट के बाहर एक नॉन लिविंग क्रिस्टल जैसा है। तो ये है क्या? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी, या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर जिसे हमने गलती से लाइफ से जोड़ दिया है? इस पर सोचना जरूर। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट रिवीजन यहीं खत्म होता है। आई रियली होप इस सेशन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर आपकी ग्रिप और भी स्ट्रांग हुई होगी। आप सभी को आपकी नीट जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो फ्यूचर डॉक्टर्स।